So, hello and good morning, all of you. Hope you are doing well and great. And always stay motivated, stay safe, and stay positive in this COVID pandemic. तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि अभी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट कर रहे थे, तो इसके अंदर लास्ट के कुछ यूनिट्स हम लोग ने स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट का हमने कुछ पोर्शन किया था और उसके बाद फिर उसे हमने छोड़ दिया था कि उसे बाद में करेंगे। फिर हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ किया, पल्मोनरी डिजीज़ हो गया, और एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर वगैरह ये सब किया था। और उसके बाद फिर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी ये सब कर रहे थे। तो फर्दर हमने सोचा कि चलो और फर्स्ट यूनिट पे दोबारा से लौटते हैं और जो बाकी बचा हुआ फर्स्ट यूनिट का पार्ट है उसे भी थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। तो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड होप यू आर लाइक इट। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि क्योंकि वीडियो तो कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो आप बीच बीच में से पॉज करके और अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते चलना। ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स। और इसके बाद से जो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन के बारे में और सेल इंजरीज़ वगैरह के बारे में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरीज़ वगैरह थी। तो उसी का कुछ पार्ट जो बचा हुआ था उसे आज हम करते हैं इस वीडियो में। और ठीक है, यही करते हैं आज इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में जो नोट्स वगैरह होगी उसे लेते रहना। ओके, तो ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था कि क्या होता है कि सेल के अंदर तमाम तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे सेल जो होता है वो डैमेज कर जाता है। डैमेज करने की बहुत सारी वजह होती हैं हमारे सेल के अंदर। तमाम तरह की बीमारियां या फिर डिसऑर्डर या डिसफंक्शन बॉडी में है, या कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स तमाम हमने डिस्कस किए थे पहले क्लासेस में, जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे तो डिस्कस किए थे। तो उसमें तमाम तरह के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, केमिकल्स थे, टॉक्सिन्स थे, जिसकी वजह से हमारा सेल जो था वो डैमेज हो रहा था। तो हमने बताया था कि सेल जो है वो दो तरह से डैमेज हो रहा था। एक तो डैमेज होता था रिवर्सिबल और एक होता था इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल डैमेज होते थे वो टाइम पीरियड के बाद क्या होते थे, दोबारा से सही हो जाते थे, और इरिवर्सिबल जो सेल डैमेज थे वो सही नहीं होते थे। इरिवर्सिबल में बेसिकली हमने देखा था एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की बात की थी, जो कि हमने अभी नहीं बताया था, हमने डिस्कस नहीं किया था। फिर हमने सेल इंजरी के अंदर एक चीज़ ये बताई थी कि जो बेसिक सेल इंजरी होती है वो दो वजह से होती है। एक होता है तुम्हारा हाइपॉक्सिया और एक होता है इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब होता है कि रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं इस्कीमिया की, बात करते हैं तो इस्कीमिया मतलब होता है क्या, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। रिड्यूस ब्लड सप्लाई। और हाइपॉक्सिया मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है वो डैमेज होता है। तो अब हमको इसके अंदर यही देखना है कि ये इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया जो है ये बॉडी के अंदर सेल को डैमेज करता कैसे है। बेसिकली यही हमको आज का टॉपिक है और यही हमें देखना भी है इसके अंदर। तो एक सेकेंड। ठीक है, तो हमको इसके अंदर देखना है बेसिकली पैथोजेनेसिस, जो कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको पैथोजेनेसिस देखनी है। तो आज के इसमें हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया।
ठीक है, तो यही बेसिकली हमको देखना है आज के इस वीडियो में कि कैसे बॉडी के अंदर हाइपॉक्सी और इस्कीमिया जो है ये प्रॉब्लम कॉज करता है और सेल को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो ये इस्कीमिया और जो हाइपॉक्सिया होता है ये दोनों क्या होता है, ये समझ लो एक तरह से मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है सेल इंजरी का। क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी होता है। ठीक है, हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया ये दोनों क्या होते हैं, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होते हैं किसके? सेल इंजरी के। इनकी वजह से सेल जो है वो ज़्यादातर डैमेज होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसकी हमको पैथोजेनेसिस बेसिकली देखनी है कि ये होता कैसे है बॉडी के अंदर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस्कीमिया या हाइपॉक्सिया। ठीक है, तो ये अगर हम लोग कहते हैं कि इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया अगर होता है तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर के जो डैमेज होते हैं इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया की वजह से वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि छोटे समय के लिए, कम समय के लिए होता है, तो इसके जो डैमेज होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल यानी कि ये रिवर्स कर जाते हैं बॉडी के अंदर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसके बाद रिवर्सिबल होने की वजह से क्या होता है कि रिवर्सिबल की वजह से इनके बॉडी के अंदर रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर डैमेज हुआ इसकी वजह से, इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया की वजह से, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो दोबारा से रिवर्स कर सकता है। तो रिवर्स जब करेगा तो क्या होगा? रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसमें क्या होता है, जो रिस्टोरेशन होगा यानी कि फिर से दोबारा से रिस्टोर करेंगे, वो क्या हो जाता है? रैपिड हो जाता है। ठीक है, और ये कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन हमको कहाँ दिखती है? ये हमको दिखती है कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन। तो कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन क्या होता है कि इसमें या तो कंप्लीट और नहीं तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड फ्लो का। क्या होता है? कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। ठीक है, कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो की वजह से कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो इसके अंदर जैसे पैथोजेनेसिस ऑफ इस्कीमिया हाइपॉक्सिया के अंदर तमाम कई तरह के वो हैं, मतलब कि कंसिक्वेंसेस हैं, जिसको वन बाय वन हमको देखना है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वन बाय वन देखेंगे इसको। एक सेकेंड, तो वन बाय वन देखने के लिए ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें पहला जो आता है, फर्स्ट जो आता है, मतलब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो आता है इसमें पहला है डिक्रीज्ड जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। क्या है? डिक्रीज्ड जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। अब जैसे कि हमको पता है कि क्या होता है कि
कोई भी काम हमारी बॉडी के अंदर वो एटीपी की वजह से होता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो चलती है। ठीक है, अब इसमें हमको पता है कि एटीपी के जनरेशन के लिए, अगर हमको एटीपी जनरेट करना है बॉडी के अंदर, तो एटीपी के जनरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एटीपी के जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होगी तो एटीपी क्या होगी हमारी बॉडी में सही से जनरेट होगी। हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा? एटीपी भी कम जनरेट होगी, और इसी ऑक्सीजन से क्या होता है, यही ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है? वो एटीपी को बनाने का काम करता है, यानी प्रोड्यूस करता है एटीपी हमारे बॉडी के अंदर। तो अब हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है तो एटीपी का जो प्रोडक्शन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, यानी कि हमारे सेल के अंदर एटीपी किसी वजह से कम हो जा रहा है। ठीक है, अब एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। इसके अलावा और क्या कराता है? ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवाता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू तमाम तरह की चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो अब एटीपी जो होती है वो हमको देखना है कि एटीपी जो है वो बेसिकली कैसे जो है वो डिजनरेट करती है। तो जैसे हम बात करते हैं एटीपी, तो इसके अंदर दो चीज़ आएगी तुम्हारी। ठीक है, पहला जो है तुम्हारा आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? जैसे पता होगा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको कहें। ठीक है, या फिर या तो बोले एरोबिक रेस्पिरेशन या बोले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं हमारी? ये होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और एक होता है हमारा एनएरोबिक, एक होता है क्या? एनएरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में क्या होता है? एनएरोबिक में क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। तो ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीडेशन या फिर एनएरोबिक। तो इसमें क्या होता है कि एटीपी जो होती है, जो ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो एटीपी जो होती है ये कहाँ से बनती है? ये जनरेट होती है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से। बॉडी के अंदर जो हमारे ग्लूकोज होता है और जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, इन दोनों से एटीपी जनरेट होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यानी एटीपी जो है ये कहाँ से जनरेट हो रही है? जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज या ग्लाइकोजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एटीपी जनरेट हो रही है। तो हम बेसिकली इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि एटीपी जो है वो कैसे डैमेज कर रही है, यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से एटीपी का जनरेशन कैसे कम हो रहा है। तो ये दो चीज़ थे एटीपी के अंदर कि एटीपी दो तरह से, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से और एक होती है एनोरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। तो हम पढ़ रहे हैं कि एटीपी जो है वो क्या हो जा रही है? डिक्रीज़ कर जा रही है, डिक्रीज़ कर जा रही है, एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था। तो वही कैसे हो रहा है अब ये देखते हैं इसके अंदर। तो अब जैसे कि हमने बताया क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एडीपी होता है, ठीक है, एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसी से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर एटीपी का। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो जो तुम्हारे हाइपोक्सिया और इस्कीमिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इसी के ऊपर काम करके
और इस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो नहीं पाता है। तो जब एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एटीपी की क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब एटीपी की क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी तो जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें जो पहली चीज़ थी डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, तो एटीपी का लेवल कम हो जाएगा। जब एटीपी का लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें जैसे कि बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्या है तुम्हारा, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर क्लम्पिंग। ठीक है, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस या फिर न्यूक्लियर क्लम्पिंग, ये जो है ये दूसरा रीज़न है, ये दूसरा रीज़न है हमारे डैमेज का। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बॉडी में क्या हो रही है, लो हो रही है, यानी कि डिक्रीज सप्लाई हो रही है। अब डिक्रीज सप्लाई किस वजह से होगी, हाइपोक्सिया की वजह से होगी या फिर इस्कीमिया की वजह से होगी। तो अगर सप्लाई जो हो लो हो रही है तो बॉडी क्या होती है, बॉडी जो है इसके अंदर मान लो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर जाएगा कि जब सप्लाई वो हुई तो ये जो है ये कर जाएगा फेल हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में है ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। इसके फेल करने से क्या होती है कि बॉडी जो है ये स्विच कर जाएगी किस पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। स्विच कर जाएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर जाएगी। ठीक, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच करने की वजह से बॉडी के अंदर दो चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच करेगी तो दो चीज़ें होंगी। इसमें से पहली चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर रैपिड डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन होता है, रैपिड डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन होगा, यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है वह बहुत जल्दी डिप्लीट करेगा। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होगा। इन दोनों की वजह से यानी कि रैपिड डिप्लेशन और एक्यूमुलेशन, इन दोनों की वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर, इन दोनों की वजह से क्या होगा कि जो इंट्रासेलुलर पीएच होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंट्रासेलुलर पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जब डिक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर पीएच के डिक्रीज होने की वजह से, ये इंट्रासेलुलर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। ये किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रासेलुलर पीएच डिक्रीज होने की वजह से हो रहा है, तो ये हो जाएगा। और इसके होने की वजह से क्या हो जाता है कि जब ये होता है इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये बॉडी में होता है, तो इससे क्या होता है बॉडी के अंदर, इससे होता है क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, तो जब न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है अगर वो क्लम्प कर जाएगा तो सेल जो है वो अपने आप डैमेज हो जाएगा। तो यानी ये दूसरा रीज़न था
क्या था, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, या फिर इसी को कहा हमने न्यूक्लियर क्लम्पिंग, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, सेल जो है वो डैमेज हो जा रहा है। ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप। डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर है उसका क्या हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट तरह के पंप होते हैं, जैसे हमने बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे होती है, ये इस तरह से बाई लेयर मॉलिक्यूल होते हैं, एक लेयर ऊपर होता है और इस तरह से एक लेयर जो होती है नीचे होती है। तो जब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के पंप्स लगे होते हैं। इन्हीं पंप से क्या होता है कि फ्लो होता है आयंस वगैरह का, इस तरह से, यानी यहाँ से अंदर आयन आया या यहाँ से बाहर जा रहा है, इस पंप की वजह से हो रहा है। क्या कहते हैं इसको, पंप कहते हैं, पंप। तो यही जो पंप है, इस पंप का क्या हो जा रहा है, फेलियर हो जा रहा है। ठीक है, इस पंप का अगर फेलियर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप। तो अब यही हमको देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप जो है वो होता कैसे है। तो देखो कैसे होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में क्या होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को बनाते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स को बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पे भी एटीपी लगता है, एटीपी लगता है यहाँ पे। तो ये फैटी एसिड जो है फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होते हैं, बनते हैं, और यही फॉस्फोलिपिड जो है ये तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पता ही होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो होता ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप के डैमेज की होने की वजह से क्या होता है कि ये जो चेंज हो रहा है फैटी एसिड से, जो तुम्हारा ये फॉस्फोलिपिड्स वगैरह बन रहा है, ये क्या होता है, ये बन नहीं पाता है। ये काम जो है, ये जो काम हो रहा है यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, ये क्या है, ये हो नहीं पाता है। तो जब फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बन नहीं पाएंगी तो क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पंप हैं वो भी सही से नहीं बन पाएंगे। यानी कि बॉडी में अगर हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, एटीपी पे इफेक्ट कर रहा है, तो फैटी एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड में बनेगी नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पंप जो हैं वो भी नहीं काम करेंगे सही से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि फैटी एसिड होता है, तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं अगर बन रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो इसमें फिर प्रॉब्लम होते हैं। तो जब प्रॉब्लम होती है, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो नहीं बनता है, तो क्या करेगा, ये डैमेज करता है किस चीज़ को, जो मेम्ब्रेन पे लगे हुए पंप्स होते हैं, उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब पंप्स हमने बताया ना कैसे होता है, सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाइलेयर, इसके अंदर हमने बताया था ना इस तरह से ऐसे पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कैसे लगे होते हैं, तो ये सारे डैमेज करेंगे। तो डैमेज करने, अब जैसे डैमेज होंगे तो बेसिकली 3 तरह के पंप जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो वो भी हमको देखना है कि कौन कौन से पंप जो है वो कैसे डैमेज होते हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि जो पंप डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जो पहला पंप जो है वो डैमेज होगा, ठीक है, जो पहला पंप है जो डैमेज होगा वो है तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जो डैमेज होता है। तो अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये क्या होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, एनर्जी डिपेंडेंट, यानी कि इसको एनर्जी चाहिए रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी,
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंट है तो एनर्जी चाहिए रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी काम करने के लिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तो कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि डैमेज होता है बॉडी के अंदर। तो अब ये करता क्या है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये करता क्या है बॉडी के अंदर, तो ये दो काम करता है। दो काम कौन कौन से करता है? पहला काम जो है ये क्या कराता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउट ऑफ सेल। ठीक है, पहला काम ये। और दूसरा काम क्या कराता है ये, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल, इनटू द सेल, ये दो काम कराता है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये इस तरह से मान लो, ठीक है, ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो जब नॉर्मल काम करेगा ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जब ये नॉर्मल काम करेगा तो जो सोडियम हमारे सेल के अंदर है, ये क्या है, ये इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर का पोर्शन है इंट्रासेलुलर। और ये क्या है, ये है एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर यानी सेल के बाहर का पोर्शन है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या होता है कि ये सोडियम को यहाँ से बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि सेल के बाहर लाएगा। और क्या करेगा, पोटेशियम को ये क्या करता है, सेल के अंदर ले जाने का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम जो है अंदर जा रहा है। ये बेसिकली होता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम और एक डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल, और एक ये बाहर निकलता है, दो काम होता है। वहीं पे अगर क्या होता है कि अगर कंडीशन मतलब कि जैसे कि हाइपॉक्सिया वगैरह हो गया, हाइपॉक्सिया या फिर इस्केमिया हुआ, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज एटीपी, एटीपी जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जब एटीपी डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा ये काम करने लगता है, यानी कि अब जो सोडियम बाहर निकल रहा था यहाँ से, क्या कर देगा, उल्टा हो जाता है, उल्टा काम करने लगता है। तो जो सोडियम हम यहाँ से बाहर निकल रहा था अभी तक, ये सोडियम बाहर निकल रहा था, ये क्या है, ये बाहर नहीं निकल पाता है, और जो पोटेशियम अंदर आ रहा था ये अंदर नहीं आ पाता है, उलट जाता है। यानी कि सोडियम जो है ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जब सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाहर नहीं निकल पा रहा है तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर रुकेगा, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसका, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जो सोडियम है वो एक्यूमुलेट कर जाएगा। और जब एक्यूमुलेट करेगा सोडियम, तो ये क्या करेगा, सोडियम के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी इंक्रीज इंट्रा सेलुलर वाटर, यानी कि अंदर जो लिक्विड रहेगा वो एक्यूमुलेट करेगा। और जब एक्यूमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोट्रॉपिक स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, हाइड्रोट्रॉपिक स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर। इसकी वजह से अंदर क्या होता है, एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा और ये जो सोडियम जो था ये अंदर आ रहा था, मतलब बाहर से नॉर्मल कंडीशन में सोडियम जो है वो बाहर जा रहा था और पोटेशियम जो है वो अंदर आ रहा था। तो पोटेशियम जो है वो भी तुम्हारा क्या है, अंदर नहीं आ पाएगा। तो इनकी वजह से क्या होती है, हाइड्रोट्रॉपिक स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, और ये बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो डैमेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये हो गया। अच्छा, ये पहला था, ये हमने पहला बताया था कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से जो हो रहा है।
अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है तुम्हारा, फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप। फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप यानी कि अब एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीज के बारे में बात किया, और नेक्स्ट है तुम्हारा कैल्शियम पंप की कैल्शियम पंप भी कैसे फेल करता है। तो कैल्शियम पंप के बारे में भी देख लेते हैं कि कैल्शियम पंप जो है वो कैसे जो है बॉडी के अंदर फेल करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि फेलियर ऑफ कैल्शियम में, अब जैसे मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो तो डैमेज हो ही रही है। तो अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है बॉडी में, ठीक है, अगर सेल में क्या हो रही है, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो इससे क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इनका जो एक्सचेंज है, कैल्शियम आयन का एक्सचेंज है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा कैल्शियम आयन का एक्सचेंज, यानी कैल्शियम आयन जो है वो सही से एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। तो कैल्शियम आयन एक्सचेंज ना होने की वजह से सही से क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन कैल्शियम इनफ्लक्स, यानी कि कैल्शियम आयन क्या होता है कि सेल इनफ्लक्स मतलब होता है कि सेल के अंदर आना, और ईफ्लक्स मतलब होता है सेल के बाहर जाना। इनफ्लक्स मतलब क्या होता है, आना, सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, और अगर हम ईफ्लक्स कहते हैं तो कहते हैं इसको जाना। ठीक है, यानी कोई चीज़ सेल के बाहर जा रही है। तो इनफ्लक्स कैल्शियम आयन, यानी कि कैल्शियम जो आयन है वो क्या हो जाएगा, इसका इफ्लक्स बढ़ेगा किस चीज़ के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम का इफ्लक्स बढ़ेगा, तो इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल कर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया ही किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी जनरेशन के लिए। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वेल कर जाएगा तो एटीपी का जनरेशन जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, क्या होती है, एक चीज़ और क्या होती है यहाँ पे, एक चीज़ और होती है कि डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स या फिर फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज। ठीक है, फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज। तो यानी कि जो फॉस्फोलिपिड के सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनका डिपोजिशन भी हो जाता है। अब इनके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, और डैमेज हो जाएगा तुम्हारा तो फिर बॉडी के अंदर जो सेल है वो डेथ कर जाएगा। यानी कि हमने दो चीज़ देखा, एक देखा कि कैल्शियम पंप का फेलियर हो रहा था, और एक हमने देखा था सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप है ये भी क्या कर रहा था, फेल कर जा रहा था। तो यानी कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे थे, पैथोलॉजी पढ़ रहे ना, पैथोफिजियोलॉजी। तो हम ये देख रहे थे कि बॉडी के अंदर जैसे जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि सेल होती है, तो सेल के अंदर तमाम तरह के सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो किसी किसी वजह से बॉडी के अंदर डैमेज हो जा रहे हैं। तो जिस जिस वजह से डैमेज हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि किस किस वजह से डैमेज हो रहे थे। तो हमने पहले देखा था कि ये सारे चेंजेस जो हैं जैसे कि इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया, तो इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया जो होती है ये हमने देखा था कि रिवर्सिबल चेंज की वजह से, कि अगर रिवर्सिबल हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन का चेंज, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, तो बॉडी के अंदर चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर कर जा रही हैं। तो उसमें हमने पहला देखा था कि एटीपी का जनरेशन जो है वो कम हो जा रहा है। फिर हमने देखा था इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस या फिर न्यूक्लियर क्लम्पिंग देखा कि वो क्यों हो रही है। फिर हमने देखा कि डैमेज हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डैमेज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप पे डैमेज हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप में दो पंप हमने देखा, एक हमने देखा सोडियम पोटेशियम एटीपेस और दूसरा देखा कैल्शियम पंप का डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चौथा जो है, जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्या है तुम्हारा, रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, रिडक्शन इन
प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। कि प्रोटीन सिंथेसिस हमने बताया था कि बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो भी रिड्यूस कर रहा है किसी वजह से, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बताया था कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन बेसिकली सेल में कहाँ पे सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट्री होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो अब राइबोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर दो तरह से होते हैं, एक तो फ्री होते हैं, जैसे राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स ये क्या होते हैं, सेल में दो तरह से होते हैं, एक तो फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्री, और एक कहाँ होते हैं, अटैच होते हैं किस चीज़ पे, अटैच्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाले पे नहीं अटैच होता है। तो दो तरह से होते हैं ये अटैच होते हैं राइबोसोम, और यही राइबोसोम जो है ये क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कराते हैं राइबोसोम जो है। तो इन्हीं के बारे में देखना है कि इसमें क्या होता है कि इस तरह की जब हाइपॉक्सिक वगैरह कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़, ये दो चीज़ होती हैं, गोल्गी वेसिकल्स या बॉडीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, ये स्वेल कर जाती हैं, स्वेल अप यानी फूल जाती हैं, ठीक है। इनके फूलने की वजह से क्या होता है, ये जब स्वेल करेंगी तो क्या हो जाएगा कि राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे रहते हैं वो डीअटैच कर जाते हैं। तो यानी कि राइबोसोम्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करेंगे, डिटैच कर जाते हैं, हट जाते हैं। इनके हटने की वजह से एक काम होता है बॉडी के अंदर कि हमारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलीसोम्स होते हैं, पॉलीसोम्स होते हैं। इन्हीं पॉलीसोम्स से क्या बनता है, मोनोसोम्स बनता है, मोनोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पॉलीसोम्स जो हैं ये नॉर्मल होते हैं, और जब इस तरह से राइबोसोम डिटैच करता है तो ये डिग्रेड कर जाते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं किसके अंदर, मोनोसोम्स के अंदर। और इनके डिग्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स इनका डिस्फंक्शन हो जाता है, और राइबोसोम्स जो हैं वो सेल में से क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं, ठीक है। यानी जो राइबोसोम्स हैं वो पॉलीसोम्स के मोनोसोम्स में कन्वर्ट होने की वजह से राइबोसोम्स जो हैं वो सेल में से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब जब सेल में से गायब होने लगेंगे राइबोसोम तो क्या हो जाएगा कि जो फंक्शन जो है इनका वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और जब फंक्शन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ कर गई तो डैमेज हो गया तुम्हारा, जब प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से काम होगा, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये बेसिकली चार चीज़ हमने देखा था, अभी फिर से रिपीट करते हैं। एक बार शुरुआत से हमने देखा था कि अगर इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया अगर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया होने की वजह से तो एक बार शुरुआत से जैसे हमने देखा था कि अगर हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया होती है बॉडी के अंदर तो उसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें एटीपी का जनरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर क्लम्पिंग हो जा रही है, या फिर उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस हो जा रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पंप हैं वो क्या हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं। तो हमने दो तरह के पंप देखा, एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज था और दूसरा था कैल्शियम पंप, ये डैमेज हो जा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका बॉडी के अंदर क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम्स कराते हैं, तो राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, वो पॉलीसोम जो है वो मोनोसोम्स में क्या हो जाते हैं, पॉलीसोम जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं मोनोसोम्स के अंदर, तो जिसकी वजह से राइबोसोम्स जो है उनका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली चार चीज़ थे जिनकी वजह से रिवर्सिबल सेल डैमेज हो रहा था। अभी हम इरिवर्सिबल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इनकी वजह से डैमेज हो जा रहा था। तो अब हमको एक बार पूरा वो देखना है कि हो कैसे रहा है बॉडी के अंदर काम। तो एक बार अगर पूरा समराइज़ करके देखते हैं इसको कि कैसे हो रहा है, तो जैसे कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है,
इस्कीमिया यानी कि ब्लड सप्लाई कम, और हाइपॉक्सिया यानी कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई। ये क्या है, ये लेस O2 सप्लाई, ठीक, और ये क्या है इस्कीमिया, लेस ब्लड सप्लाई। ये दो चीज़ हो रही है बॉडी के अंदर। तो अब इनकी वजह से क्या हो रहा है बॉडी के अंदर कि इनके वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हो जा रहा है कि एटीपी का जो प्रोडक्शन है, एटीपी जनरेशन ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जैसा कि हमने देखा एटीपी जनरेशन कम हो जा रहा है। अब एटीपी जनरेशन कम होने की वजह से बॉडी के अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तीन चीज़ें में कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो हो सकता है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है सिंथेसिस किस चीज़ का, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का। मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड है वो डिक्रीज कर जा रही है। दूसरा क्या चीज़ हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है किस चीज़ का, साइटोसोलिक कैल्शियम जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। और इनके अलावा बॉडी के अंदर टॉक्सिक O2 रेडिकल्स ये भी क्या हो जा रहे हैं, जनरेट कर जा रहे हैं। यानी कि एटीपी जनरेशन जब कम हो रहा है तो तीन चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या, सिंथेसिस हो जा रहा है डिक्रीज मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का, कैल्शियम इंक्रीज कर जा रहा है, और टॉक्सिक रेडिकल जो हैं वो भी क्या कर जा रहे हैं, बॉडी के अंदर सेल के अंदर जनरेट कर जा रहे हैं। अब साइटोसोलिक कैल्शियम हमने बताया था किस चीज़ के अंदर इंक्रीज कर रहा है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऐसा पहले बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जा रहा है, साइटोसोलिक कैल्शियम जो है इंक्रीज कर जा रहा है, यही ना हो रहा है, बताया था कि कैल्शियम जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। अब इनके इंक्रीज होने की वजह से देखो क्या क्या हो रहा है, इनके इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या हो रहा है, यहाँ बात करते हैं। पहली चीज़ हो रही है फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन, हो रहा है, फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीएज का एक्टिवेशन हो रहा है, फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएज ये दोनों क्या हैं, ये एक तरह के एंजाइम्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक है। ये हो रहा है इनके फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन की वजह से या फिर प्रोटीएज एक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा है बॉडी के अंदर कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड हैं उनका लॉस जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीज लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, इसका इंक्रीज हो जा रहा है। और इसके अलावा और क्या हो रहा है, इन्हीं की वजह से बात कर रहे हैं कि प्रोटीएज फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन की वजह से दूसरी चीज़ एक और हो रही है, ये हो रहा है लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, तो लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट के अंदर तुम्हारा आ रहा है तमाम तरह के प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड के ब्रेकडाउन की वजह से हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन की वजह से। और जो प्रोटीएज एक्टिवेशन है, प्रोटीएज एक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीएज एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है साइटोस्केलेटल इंजरी हो रही है। क्या हो रही है, साइटोस्केलेटल इंजरी, यानी कि जो हमारे सेल का साइटोस्केलेटन है वो भी क्या हो जा रहा है, इंजर्ड हो जा रहा है। वहीं पे डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो हो रहा है इसकी वजह से भी क्या हो जा रहा है, बॉडी के अंदर लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो है वो हो रहा है, ठीक है। और इधर टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स, यानी कि ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं जैसे कि तुम्हारे O2 हो गया,
ये मान लो फ्री रेडिकल हो गया। H2O2 यानी कि तुम्हारा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, ये सारे क्या होते हैं, ये क्या है, ये फ्री रेडिकल्स हैं। इन फ्री रेडिकल्स की वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। तो इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, लिपिड परऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, या डीएनए का डैमेज हो रहा है, या डीएनए का डैमेज हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ये देखो डीएनए को डैमेज कर रही है, लिपिड ब्रेकडाउन हो रहा है, साइटोस्केलेटन जो है वो डैमेज हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें डैमेज होगी, अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड वो डैमेज हो जा रहा है, लिपिड से बना हुआ है वो भी ब्रेकडाउन कर जा रहा है, साइटोस्केलेटन जो हो रहा है वो भी डैमेज कर जा रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है, डीएनए का डैमेज हो जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें ये मिल के क्या करेंगे, ये सारे चीज़ें मिलकर, अब इस वाले अभी ये डायग्राम को आगे जब बढ़ाएंगे तो अब इसमें नेक्स्ट का दिखाएंगे फ्लो चार्ट, ठीक है, आगे दिखाएंगे किसके आगे हो क्या रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं जो डैमेज कर जा रही हैं, इनके डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज कर जा रही है, मेम्ब्रेन डैमेज कर जा रही है। अब जब मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज कर जाएगी तो इससे तमाम चीज़ें होती हैं। मेम्ब्रेन डैमेज करने की वजह से क्या क्या होगा, तो इसमें होता है तुम्हारा न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियर चेंज होगा। अगर मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो इससे न्यूक्लियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें 2-3 चीज़ होती हैं। इसमें से पहली चीज़ होती है, इसको हम लोग कहते हैं पेक्नोसिस, टेक्नोसिस। दूसरी चीज़ जो होती है उसको कहते हैं कैरियोलिसिस, कैरियोलिसिस। और जो तीसरी चीज़ होती है इसको कहते हैं कैरियोक्सेसिस, कैरियोक्सिस कहते हैं। तो पाइकोनेसिस हो गया, कैरियोलिसिस हो गया और कैरियोक्सिस हो गया। इसमें क्या होता है, पाइकोनेसिस में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, किस चीज़ का, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन नेटवर्क, इसका कंडेंसेशन होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल होते हैं, उनका कंडेंसेशन हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। कैरियोलिसिस के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोलिसिस मतलब जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट डिसॉल्व कर जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, कंप्लीट डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और कैरियोहेक्सिस मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो पार्ट पार्ट में क्या हो जा रहा है, डैमेज कर जा रहा है। तो एक तो ये हो गया न्यूक्लियर डैमेज की वजह से कि ये चीज़ हो रहा है। इसके अलावा और क्या होता है न्यूक्लियर डैमेज की वजह से, अगर मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से, मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से होता है सेल डेथ, सेल डेथ भी होती है। सेल डेथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो जो सेल है वो भी तुम्हारा जो है डेड कर जाएगा। और इसके अलावा क्या होता है कि सीरम एंजाइम एस्टिमेशन जो होता है ये भी अल्टर हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग बॉडी के अंदर सीरम जो एंजाइम है उसका एस्टिमेशन करेंगे, जैसे LDH होता है, ग्लूटाथायोन हो गया, ठीक है, इसके अलावा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज हो गया, इस तरह के तमाम तरह के जो एंजाइम्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, अल्टर कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्दर जो है सेल डेथ करवा रहे हैं, जो कि क्या है, रिवर्सिबल, अभी हम बता रहे हैं रिवर्सिबल है। यानी कि अभी ये क्या है, रिवर्सिबल हम बता रहे हैं, जो कि रिवर्स हो सकती है। यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर लंबा पीरियड हो जाएगा तो फिर ये रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो उस वक्त क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए रिवर्सिबल जो होती है, ये क्या है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड के बाद ये चीज़ जो है ये
क्या हो जाती है, बैक टू द नॉर्मल, यानी नॉर्मल पे बैक हो जाती है। लेकिन यही अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगी तो वो इर्रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इर्रिवर्सिबल जो है वो डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में। तो इस वीडियो को आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। नोट्स लेते रहना, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स लेते रहना, क्योंकि इसकी नोट्स वैसे हम प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, हम आप लोग को दे देंगे। पर चूँकि हमने सोचा कि चलो इस बार मतलब कुछ नया ट्राई करते हैं और वीडियो के थ्रू आप लोग को समझाते हैं, तो हो सकता है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। और हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश की कि आप लोग को एकदम बेसिक लेवल से आसान तरीके से आपको समझाएं कि हो कैसे रहा है सेल डैमेज। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का पार्ट था, जैसे हमने बताया था ना, फर्स्ट यूनिट का कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। तो ये हम आगे बढ़ के हमने बताया कि रिवर्सिबल जो इंजरी है उसके अंदर हो क्या क्या रहा है, कौन कौन से कंसेप्ट हो रहे हैं, कैसे सेल के अंदर डैमेज हो रहा है। तो ये भी आपका एक पार्ट है। तो इसके बाद फिर इरिवर्सिबल पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है वो हम ऐसे ही कंप्लीट करवा देंगे आप लोग की। आप लोग को वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है वो ग्रुप में भेजा करेंगे, आप इसे रेफ़र करना, नोट्स लेते रहना, और उसके साथ साथ हम जो पीपीटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो होपफुली जो है आप लोग का हो जाएगा। ओके, सो होप यू आर लाइक इट। तो आराम से रहिए, अभी क्लासेस वगैरह आपके ऑनलाइन हो ही रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करिए। अब ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो सबको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ेगा इस चीज़ में। और इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी सेकेंड सेमेस्टर में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप लोग जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, ताकि आप लोग को सारे जो इंटरनल असेसमेंट हो गया, अटेंडेंस हो गया, जिसके बेस पे आपको इंटरनल मार्किंग वगैरह होनी है, वो सारी आपकी सही से हो जाए। और इसके अलावा जो आपके नोट्स वगैरह मिल रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें, और क्लासेस जो है वो स्मूथली रन करती रहे। तो कोशिश करिए, आप लोग को अकाउंट नंबर भी दे दिया जा चुका है कि आप बीआईटी के अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, प्लस आप कॉलेज में भी जाके जमा कर सकते हैं अपनी फ़ीस। और तीसरा, आप यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में जाकर हमने एक ग्रुप पे भेजा था, एक कॉन्टैक्ट भेजा था, उनके थ्रू आप हॉस्पिटल के अंदर जाके अपनी फ़ीस वगैरह डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर लीजिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बाहर ज़्यादा मत निकलिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए, खाइए पीजिए खूब बढ़िया से, और अपना जो क्लासेस वगैरह है इसे अटेंड करते रहिए। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पार्ट में, यानी कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और तब तक आप इससे पढ़िए और इसकी नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।